कर अभी तक आपको हम करवा रहे थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक YMR5। आज आपका हम ओ लेवल का दूसरा पेपर चालू कर रहे हैं, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग YM2R5। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं और पिछले पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप M1R5 की तैयारी कर सकते हैं और CCC कोर्स तैयारी कर सकते हैं। यह M2R5 का फर्स्ट पार्ट है। पेपर का नाम है आपके वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, और आपके सामने आज हम चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग। चलिए आपको सिलेबस दिखाते हैं। ये आपका पेपर है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन, ये आपका मॉड्यूल है। उसके बाद आपका आएगा एडिटर्स, फिर आपका HTML आएगा, फिर CSS फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट, और फिर आएगा फोटो एडिटर, फिर आएगा वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। इसमें से हम केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसको आप एक सीमित समय में तैयार कर सकते हैं। अगर सारे टॉपिक को आप लेके चलेंगे तो आप पेपर कभी पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो लेवल का सिलेबस बड़ा होता है। आज की वीडियो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग। चलिए दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम ऐसे बेहतरीन वीडियो लेके आते रहेंगे, जिससे आप लोग घर बैठे अपने ओ लेवल कोर्स तैयारी कर सकेंगे। इसके लिए आपको कोई फीस भी नहीं देनी है। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आता है, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट सूचना तकनीकी की सबसे आधुनिक प्रणाली है। इंटरनेट को आप विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विश्व स्तरीय समूह कह सकते हैं। इस नेटवर्क में हजारों लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। साधारणतः कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन द्वारा इंटरनेट से जोड़ा जाता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी साधन आ चुके हैं जिससे नेट जुड़ते हैं। पहले आपका टेलीफोन लाइन चलता था 2007-2010 के आसपास, फिर आपका मोबाइल से जुड़ना शुरू हो गया, जैसे नोकिया, सैमसंग, उसको आप मॉडेम के रूप में यूज करने लगे। फिर आपका पेन ड्राइव जैसे मॉडेम आ गया, उससे जोड़ा, और बाद में आपका लॉन्च हो गया ब्रॉडबैंड और स्मार्टफोन, वाईफाई। आज भी ब्रॉडबैंड बहुत ही लोकप्रिय साधन होता है दूर दराज जहाँ पर नेटवर्क कम कैच करता है। आज तो लोग वाईफाई यूज करते हैं, मोबाइल से वाईफाई यानी कि लैपटॉप PC में कनेक्ट कर लिया। इंटरनेट किसी एक कंपनी या सरकार के अधीन नहीं होता, अपितु इसमें बहुत से सर्वर जुड़े होते हैं जो अलग अलग संस्थाओं या प्राइवेट कंपनियों के होते हैं। कुछ प्रचलित इंटरनेट सेवाएं जैसे गोफर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग इंटरनेट में जानकारी प्राप्त करने के लिए होता है। इंटरनेट को हम विश्वव्यापी विज्ञापन का माध्यम भी कह सकते हैं। किसी उत्पादन के बारे में विश्व स्तर पर सर्वेक्षण करने के लिए यह सबसे आसान और सस्ता माध्यम है। विभिन्न जानकारियों जैसे रिपोर्ट, लेख, कंप्यूटर आदि को प्रदर्शित करने का बहुत उपयोगी साधन है। इंटरनेट का इतिहास। मूलतः इंटरनेट का प्रयोग अमेरिका की सेना के लिए किया गया था। शीत युद्ध के समय अमेरिकन सेना एक अच्छी बड़ी विश्वसनीय संचार सेवा चाहती थी। 1969 में ARPANET नाम का एक नेटवर्क बनाया गया, जो 4 कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया था। तब इंटरनेट की प्रगति सही तरीके से चालू हुई। 1972 तक इसमें जुड़ने वाले कंप्यूटर की संख्या 37 हो गई थी। 1973 तक इसका विस्तार इंग्लैंड और नॉर्वे तक हो गया। 1974 में ARPANET को सामान्य लोगों के लिए प्रयोग में लाया गया, जिसे टेलनेट के नाम से जाना जाता है। 1982 में नेटवर्क के लिए सामान्य नियम बनाए गए, जिन्हें प्रोटोकॉल कहा गया। इन प्रोटोकॉल को TCP/IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया। 1990 में ARPANET को समाप्त कर दिया गया तथा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स के रूप में इंटरनेट बना रहा। वर्तमान में इंटरनेट के माध्यम से लाखों या करोड़ों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड भारत में इंटरनेट के लिए नेटवर्क की सेवाएं उपलब्ध कराती है।
अब बात करते हैं www क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब में सूचनाओं को वेबसाइट के रूप में रखा जाता है। ये वेबसाइट वेब सर्वर पर हाइपरटेक्स्ट फाइलों को संग्रहित करती हैं। वर्ल्ड वाइड वेब की एक नाम प्रणाली है जिसके द्वारा प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है। उसी नाम से उसे वेबसाइट की पहचान मिलती है और उस वेबसाइट को पहचाना जाता है। किसी वेबसाइट के नाम को उसका URL कहा जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जब हम किसी वेबसाइट को खोलना चाहते हैं तो ब्राउज़र प्रोग्राम के एड्रेस वाले बॉक्स पर एड्रेस बार में उसका नाम या URI भरते हैं। इस नाम की सहायता से ब्राउज़र प्रोग्राम उस सर्वर तक पहुंचता है जहां वह फाइल या वेबसाइट स्टोर की गई है और उसमें एक वेब पेज प्राप्त करने के बाद हमारे कंप्यूटर पर ला देता है। यानी जिस वेबसाइट के नाम या पेज का नाम टाइप करके सर्च करेंगे वही पेज आपके सामने आएगा। इसमें बहुत सारे लिंक्स होते हैं जिनमें क्लिक करके आप दूसरे पेज को ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट क्या है? बहुत सारे वेब पेजों का कलेक्शन आपका वेबसाइट कहलाता है। यानी एक वेबसाइट एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर बहुत सारे पेजेस को जोड़ा जाता है। वेब पेजेस में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। वेबसाइट को ओपन करने के लिए हम एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं वेब ब्राउज़र। जब आपके पास वेब ब्राउज़र होगा तब भी आप कोई वेबसाइट ओपन कर पाएंगे। जैसे आप गूगल क्रोम चलाते हैं, उसमें लिखते हैं www.google.com तो गूगल वेबसाइट खुल जाती है। www.gmail.com facebook.com तो फेसबुक या जीमेल खुल जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें कब संभव होती हैं? जब आपके पास ब्राउज़र होता है। मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउज़र होता है, कंप्यूटर में आप इंस्टॉल करना पड़ता है। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि जनरली HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है। यह इंटरनेट और अदर नेटवर्क के द्वारा ब्राउज़र में एक्सेस किया जाता है। वेब पेज को वेब पेज भी कहते हैं। वर्किंग ऑफ वेबसाइट, कई प्रकार के काम होते हैं। ब्लॉग, इसमें भी ब्लॉग क्या है इसके बारे में पहले भी हम समझा चुके हैं कि आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। ब्लॉग एक प्रकार की वेबसाइट होती है लेकिन उसमें कई सारे वेब पेजेस का संग्रह होता है। यह निर्भर करता है कि उस ब्लॉग के लेखन पर कि वो कितने आर्टिकल पर पब्लिश करता है। परंतु मुख्य बात यह है कि एक ब्लॉग पर हमेशा इंफॉर्मेटिव कंटेंट होता है। अगर हम भी आपको एक उदाहरण देना चाहें तो आप जो लेख पढ़ रहे हैं उसे वेबसाइट या पोस्ट कहते हैं। यह वेब पेज जानकारी book.com इस वेबसाइट का हिस्सा है जो कि एक ब्लॉग ही है। यूँ विकीपीडिया भी ब्लॉग है। विकीपीडिया में आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। पर्सनल ब्लॉग, यह ब्लॉग की तरह होता है लेकिन पर्सनल ब्लॉग का इस्तेमाल बड़े बड़े लोग करते हैं। मतलब फेमस एक्टर या बिजनेसमैन अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए करते हैं। ई कॉमर्स का एग्जाम्पल दें तो आप कुछ मिनट में समझ जाएंगे। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी वेबसाइट आती हैं। ये अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं और सेलिंग करती हैं। सर्च इंजन एक वेब प्रोग्राम है लेकिन यह भी सही है कि आखिर में एक वेबसाइट ही है। सर्च इंजन का यूज रोजाना बिलियन और मिलियन लोग करते हैं। इसमें गूगल, याहू, बिंग इत्यादि साइट्स का मिला जुला रूप है। सर्च इंजन पहले से बाकी वेबसाइटों का डेटा अपने पास रखता है ताकि जब भी कोई उपयोगकर्ता कुछ पूछे तो ऑटोमेटिक यह रिजल्ट दिखा दे। फॉर्म, शायद आप फॉर्म के बारे में पहले से जानते हो कि फॉर्म वह प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपने सवाल पूछते हैं और अन्य व्यक्ति उसका जवाब देते हैं। यानी फॉर्म वेबसाइट में अकाउंट ओपन करने के बाद अगर हमें कोई भी समस्या है तो हम अपना सवाल वहां पर पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे सवालों के जानकार या एक्सपर्ट हमें जवाब देते हैं। जैसे कोयरा, याहू आंसर जैसे टॉप फॉर्म वेबसाइट हैं। सोशल मीडिया में चाहे मोबाइल हो या कुछ भी हो, आज के टाइम मालूम नहीं होता एक होड़ की लगी। लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपने दोस्तों से, रिलेटिव से जुड़ते हैं। इसी को सोशल मीडिया साइट के नाम जाना जाता है। ऐसी वेबसाइट के जरिए हम लोग अपने रिलेटिव से जुड़े रहते हैं, चाहे भले दुनिया किसी कोने में हो। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि जनरली HTML लैंग्वेज में लिखा जाता है और यह इंटरनेट और अदर नेटवर्क के द्वारा ब्राउज़र में एक्सेस किया जाता है। वेब पेजेस को आप वेब पेज भी लिख सकते हैं।
फ्रंट एंड एक ऐसी लैंग्वेज जो कि वेबसाइट का फ्रंट पेज को शो करता है। जैसे कि आप nicehindy.com को पढ़ा होगा, फ्रंट एंड जैसे कि लोगो, आर्टिकल, लॉगिन, साइनअप etc रहता है। फ्रंट एंड को डेवलप करने के लिए आपको HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन आजकल बहुत सारे फ्रंट एंड लैंग्वेज आ गई हैं, लेकिन HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट को लेकर आप एक वेब पेज बना सकते हैं। फ्रंट एंड के लिए लैंग्वेज ज़रूरी है HTML, CSS, जावा। बैक एंड क्या है? अगर आप nicehindy.com पर कोई भी लिंक पर क्लिक करेंगे या किसी वेबसाइट पर कोई लिंक पर क्लिक करेंगे, जो प्रोसेस से गुजरने के बाद आपके पास डेटा शो हो रहा होता है, उस प्रोसेस को बैक एंड लैंग्वेज कहते हैं। फ्रंट एंड से जो डेटा यूजर इनपुट देता है उसको डेटाबेस लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में कुछ लैंग्वेज जरूरत होती है, जैसे पाइथन, PHP, SQL, जावा, ASP.NET। बैक एंड में दो प्रकार की लैंग्वेज होती हैं। नंबर 1 डेटाबेस, जहाँ पर डेटा स्टोर होता है, जैसे आर्टिकल है या डेटाबेस पे स्टोर होता है। डेटाबेस में कुछ डेटा को स्टोर करने के लिए कुछ लैंग्वेज की भी हमको ज़रूरत पड़ती है, जैसे SQL, PL SQL। बैक एंड लैंग्वेज में आपका आता है पाइथन, PHP, SQL, जावा, ASP.NET। डेटाबेस लैंग्वेज में आपका आता है SQL, PL SQL, SQLite। अब बात करते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में अंतर क्या है। स्क्रिप्ट दो रूप में क्लाइंट एंड सर्वर एंड बैक एंड पर लिखी जाती है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के बीच मुख्य अंतर यह है कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए क्लाइंट मशीन पर स्क्रिप्ट चलाने के लिए ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, जबकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में प्रोसेसिंग के लिए सर्वर होते हैं। लेकिन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग प्रोसेस करते समय सर्वर से इंटरेक्ट नहीं करता है। स्क्रिप्ट आमतौर पर प्रोग्राम या निर्देश की एक श्रृंखला होती है जिसे अन्य प्रोग्राम या एप्लीकेशन पर एग्जीक्यूट करना होता है। जैसे कि हम जानते हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को सर्वर एंड में एग्जीक्यूट किया जाता है, जो यूज़र नहीं देख सकते हैं, जबकि वेब क्लाइंट सर्वर वातावरण में काम करता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्लाइंट साइड पर कोड एग्जीक्यूट करता है जो यूजर्स को दिखाई देता है। जैसे ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, एक तरफ वेब ब्राउज़र है जो आपका जावा स्क्रिप्ट, CSS, HTML, WebGL से मिलकर बना है और फिर इंटरनेट कनेक्ट करता है, और एक तरफ आपका सर्वर जो PHP, MySQL, अपाचे सर्वर मॉड्यूल का डेटाबेस स्टोर करता है। सभी वेबसाइटें आमतौर पर सर्वर, क्लाइंट और डेटाबेस इन तीनों घटकों पर चलती हैं। किसी भी वेबसाइट को देखने के लिए ब्राउज़र का यूज़ किया जाता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एक ब्राउज़र द्वारा की जाती है। वेबसाइटों को देखने के लिए ग्राहक विभिन्न तकनीकों जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट आदि का यूज करता है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वेब सर्वर द्वारा की जाती है। सर्वर दुनिया भर में किसी भी दूरस्थ स्थान पर हो सकता है। सर्वर एक वेबसाइट के बैक एंड आर्किटेक्चर को चला सकता है, प्रोसेस रिक्वेस्ट कर सकता है, ब्राउज़र को भेज सकता है। स्क्रिप्ट का मुख्य कार्य डेटाबेस से सही डेटा निकालना है। वेब प्रोजेक्ट के लिए इसका यूज करना है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की परिभाषा। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एक कोड प्रदान करता है जो सर्वर साइड प्रोसेसिंग की आवश्यकता के बिना क्लाइंट एंड ब्राउज़र पर चल सकता है। इस प्रकार की स्क्रिप्टिंग को HTML डॉक्यूमेंट के अंदर रखा जाता है। यह आमतौर पर ब्राउज़र में एक ऐसी भाषा जुड़ा होता है जो ब्राउज़र के अनुकूल होती है। क्लाइंट स्क्रिप्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा जावास्क्रिप्ट है। यह क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए सबसे अधिक यूज की जाने वाली भाषा है। यह किसी भी ब्राउज़र पर चलने की क्षमता रखता है। ब्राउज़र उस कोड को अस्थायी रूप से डाउनलोड करता है, इसे सर्वर के बिना प्रोसेस करता है। यदि अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होती तो रिक्वेस्ट को सर्वर पर भेजा जाता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का यूजर के फॉर्म को जांचने से पहले कमियों के लिए और यूजर यानी उपयोगकर्ता इनपुट के अनुसार
कंटेंट को बदलने के लिए किया जाता है। ये क्लाइंट है जो वेब ब्राउज़र चलाता है और इंटरनेट में वेबसाइट को एक्सेस करता है और इंटरनेट सर्वर से डेटा उठाता है। सर्वर रिस्पॉन्स देता है। क्लाइंट जिस वेब पेज का नाम लिखेगा, सर्वर वही वेब पेज देता है। इससे पहले क्लाइंट स्क्रिप्टिंग का मेन यूज पेज नेविगेशन, फॉर्मेटिंग, डेटा वेरिफिकेशन के लिए किया जाता था। आज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग तेज़ी से बढ़ रही है और विकसित हो रही है। नतीजन क्लाइंट के लिए स्क्रिप्टिंग को कम करना, सर्वर के लिए कम काम करना और तेज और आसान हो गया है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है आपकी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अब बात करते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की डिफिनीशन। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग आमतौर पर किसी वेबसाइट के बैक एंड पर होती है, इसलिए यहाँ क्या हो रहा है यह यूजर को दिखाई नहीं देता। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वेबसाइट के लिए डेटाबेस और बैक एंड में काम करने के लिए एक रास्ता बनाता है जो वेबसाइट को व्यवस्थित करता है और चलाता है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में प्रतिक्रियाओं को केवल यूजर की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित किया जाता है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कोड के निर्माण के लिए प्रोग्रामिंग एक टेक्नोलॉजी है जो सर्वर साइट पर सॉफ्टवेयर चलाती है। सरल शब्दों में कोई भी स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग जो वेब सर्वर पर चल सकती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के रूप में जानी जाती है। जैसे यहाँ पर क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, वेब पेज का नाम लिखकर इंटरनेट सर्वर से कनेक्ट होता है, सर्वर उसको वेब पेज देता है। सर्वर यहाँ प्रोसेस करता है रिक्वेस्ट को। सर्वर साइड में 3 भाग शामिल हैं: सर्वर, डेटाबेस, API और बैकएंड वेब सॉफ्टवेयर, जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज द्वारा विकसित किया गया है। जब कोई ब्राउज़र सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वाले वेब पेज के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तो वेब सर्वर ब्राउज़र को वेब पेज को सर्व करने के लिए पहले स्क्रिप्ट को प्रोसेस करता है। स्क्रिप्ट प्रोसेसिंग का मतलब है डेटाबेस से जानकारी निकालना, सरल गणना करना या क्लाइंट एंड में प्रदर्शन होने वाली उपयुक्त कंटेंट चुनना। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषाएं PHP, ASP, .NET, पाइथन, रूबी, कोडफ्यूजन, C#, जावा, C++ आदि। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग क्या होती है? रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वेबसाइट को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वह डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट से लेकर छोटी स्क्रीन वाले मोबाइल डिवाइसेस पर भी स्क्रीन साइज और ओरिएंटेशन के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर ले। यानी वेबसाइट आप कंप्यूटर में खोलेंगे तो कंप्यूटर में फुल स्क्रीन में आएगी, मोबाइल में खोलेंगे तो उसका साइज मोबाइल के हिसाब से आपका वर्टिकल हो जाएगा, फिट हो जाए। यानी जैसे आप डिवाइस चलाते हैं उसके साइज के आधार पर वेबसाइट आपकी फिट हो जाए, वो आपकी होती है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग। जैसे देख रहे हैं वेबसाइट खुली है फुल स्क्रीन में, अब देखिएगा ये टैबलेट में जा रही है, टैबलेट का साइज हो गया। अब देखिए मोबाइल में आ जाएगी तो इस तरह साइड आ जाएगी। देखिएगा ये टेक्स्ट आपका ऊपर हो जाएगा और ये जो आपका पर्सन शो कर रहा है नीचे हो जाएगा। तो ये आपका रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग होती है। इसके बेनिफिट क्या हैं? इससे मोबाइल का ट्रैफिक बढ़ता है और अच्छा रिस्पांस आता है। विजिटर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ जाता है, लोडिंग स्पीड भी बढ़ती है, साइज, इमेज सब कुछ मैनेज हो जाता है। टाइप ऑफ वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट, 2 प्रकार की वेबसाइट होती हैं। हम चर्चा करने जा रहे हैं स्टैटिक वेबसाइट की। शायद आप जानते होंगे स्टैटिक का अर्थ होता है स्थिर, स्टेबल। जो स्टैटिक वेबसाइट होती है जिनके वेब पेज हमेशा एक जैसे ही होते हैं, मतलब उनमें कभी कोई बदलाव नहीं होता है। दुनिया का कोई व्यक्ति उस पेज को ओपन करेगा तो सबको एक ही जैसे नजर आएगा। उदाहरण के लिए किसी भी छोटी शॉप की वेबसाइट को ले लेते हैं, उनके कंटेंट अस, अबाउट अस पेजेस में कभी कोई बदलाव नहीं किया जाता, मतलब उस पेज के कंटेंट को उपयोगकर्ता कहीं बदलाव नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं डायनेमिक वेबसाइट की। डायनेमिक का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। डायनेमिक का अर्थ है गतिशील, ऐसी वेबसाइट जिसमें बदलाव होता रहता है। तो ऐसी वेबसाइट को हर यूजर के अलग अलग दिखाई देती है, साथ ही उसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। कोई वेबसाइट आप चला रहे हो, उसका कंटेक्ट अगर आप भारतीय हैं तो इंडिया का दिखाई देगा, अमेरिकन है तो अमेरिका का दिखाई देगा। उसमें पहले से कोडिंग की जाती है, जिस लोकेशन के लोग ये वेबसाइट विजिट करें उसको उसी के लोकेशन से रिलेटेड कंटेंट दिखाई दें। तो हमारे यूट्यूब चैनल फतेहपुर टेक एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस प्रकार के वीडियो लगातार
मिलते रहें। आज हमने क्या कवर किया देखते हैं। आज हमने कवर किया है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग और कवर किया है एडिटर्स और कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे मेकिंग अ सॉफ्ट एडिटर्स, फाइल क्रिएशन है, एडिटिंग, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और दोस्तों इनकी थ्योरी पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा, थ्योरी का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।